बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। तबले जंग बच गया। ऑपोजिशन की तरफ से पहला हुकूमत मुखालिफ जलसा कोयटा में किया जाएगा। अब ये जो मूवमेंट है जिसे ऑपोजिशन ने एक नाम भी दिया है उसका आगाज़ ऑपोजिशन के तौर पर तो उन्होंने कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि जी अगले महीने के दूसरे हफ्ते से ये मामला शुरू हो जाएगा, मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और जो 26 नुकात उसके अंदर लिखे हैं वो होंगे या नहीं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी आज एक सर्कुलर जारी किया गया, आप ये सर्कुलर देख सकते हैं, मौजूद है, जिसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई भी रुकन अब किसी भी तरह की मुलाकातों में शामिल नहीं होगा जो कि अस्करी क़यादत या ज़ैली एजेंसीज़ के साथ की जाएंगी। यानी कि एक इसमें बात यह है कि एक तो ये कि अब नहीं की जाएंगी, लेकिन इससे पहले जो कुछ होता रहा उसका भी इससे पता चल जाता है कि पहले मुलाकातों की ख्वाहिश भी की जाती रही, कोशिशें भी की जाती रही। ये बात मौजूद है और क्या वाकई इस अपोजिशन के अंदर इतना दमखम है कि इस हुकूमत को खदेड़ सकती है, नाको चरे चबवा सकती है, क्योंकि हुकूमत और हुकूमती वज़रा तो यही कह रहे हैं कि भाई करके देख लें, आपको लग पता जाएगा। अब ये वाकई अपोजिशन को लग पता जाएगा या हुकूमत को मसला होगा, इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब मरकज़ी रहनुमा JUIFA इस्लामाबाद से मौजूद हैं, आप साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर से मेरे साथ मौजूद है। तो अड़नल तो हमदर्दी भी बड़ी है, समझ नहीं आ रहा वैसे आपके साथ हो क्या रहा है और आप रोज़ नई नई बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब की बेल कल रिजेक्ट कर दी लाहौर हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर हेयरिंग भी होती रही और कल जब रिजेक्ट होने के बाद अब जारी बात है, फिर हुकूमत का तो काम है, हुकूमत की तरफ से बोला जाता है कि भाई आपने ये जो जवाब नहीं दे सके तो फिर ऐसा हुआ। मेन बात क्या थी? अब राना सनाउल्लाह साहब ने आज भी ये बात कही कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ नहीं है। सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखाना चाहूंगा, राना साहब आज क्या फरमा रहे थे, तो देखिएगा। ये कहते हैं कि जी 25,000 पेजेस हैं, ओ भाई कोई किसी गवाह का एक लफ्ज लाओ। 25,000 पेजेस में जो है किसी एक गवाह ने मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई एक इल्जाम लगाया हो, कोई उनके अकाउंट में जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का वही बेला कर रहे हैं, उनके अकाउंट में कोई एक ट्रांजैक्शन जो है वो ये दिखाएं। प्रोसिक्यूशन ये चीजें दिखाने में जो है बिल्कुल नाकाम है। उनके तमाम असासे पिछले 15-20 साल से FBR में डिक्लेयर्ड है और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड है। उनमें कोई 1 रुपए के असासे का जो है ये अनडिक्लेयर्ड असासा जो है वो ये शो नहीं कर सके। दिलचस्प बात है, इसका जवाब शायद या मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वकला ने नहीं सुना, क्योंकि अदालत के अंदर शायद इतना सिंपल नहीं था। शहजाद अकबर साहब ने इसका जवाब गुज़िश्ता रोज़ दिया था, ज़रा वो भी सुन ले, फिर ज़रा अपने मेहमानों के पास चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ उनके एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स यानी कि अपनी आमदन से हटकर असासे हैं, बल्कि उन्होंने ये असासे मनी लॉन्ड्रिंग से बनाए हैं और वो मनी लॉन्ड्रिंग है टीटीओ की सूरत में। शहबाज शरीफ साहब वो वाले शख्स हैं जिन्होंने अपने अकाउंट में पैसे नहीं डाले बल्कि अपनी जोजा मोहतरमा के अकाउंट में पैसे डाले, मनी लॉन्ड्रिंग उनके अकाउंट में की, वहां से पैसे ट्रांसफर किए अपने अकाउंट में और उस पैसे से अपनी दूसरी बेगम को बंगला खरीद के दिया, विलास खरीद के दिए, गाड़ियों की मद में पैसे अदा किए और खर्चे की मद में पैसे अदा किए। आप कैसे कहते हैं आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए? ये बात दिलचस्प है, मैं ज़रा शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले तो मज़ामत करनी है। मियाँ साहब आपने सोच लिया आपने मज़ामत करनी है, मज़ामत करके फ़ायदा होगा कुछ? देखें मज़ामत हम किसके लिए कर रहे हैं? अगर तो मनीब साहब हम अपनी गिरफ़्तारियों पर मज़ामत कर रहे हैं तो फिर आपको इतराज़ होना चाहिए या आप सवाल करते बेहतर लगते। अगर हम आवाम के लिए मज़ामत कर रहे हैं जिसको 2-2.25 सालों में आपने झंझोड़ के रख दिया, आपने उनको महंगाई का तोहफ़ा दिया, आपने उनको बेरोज़गारी दी, आपने 70 सालों में जो उनको होप थी कि मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा, आपने मकबूजा कश्मीर दे दिया इंडिया को और आज आप खामोश हैं। बल्कि ऊपर से कोई ताल्लुक नहीं आपकी गिरफ्तारियों से, केसेस से। अगर तो गिरफ्तारियों का तल्लक हमसे होता है, TT का या दूसरा, तो मुझे ये बताएं 2.25 सालों में किसी गिरफ्तारी पर हमने एहतजाज की कॉल दी है? नंबर 1। ठीक है। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है
कि आप बार बार सवाल करते हैं कि टीटीओ का बताएं, सोर्स बताएं, कनेक्शन बताएं। आप मुझे ये बताएं कि बड़ी दलील से हम बात करते रहे, बड़े सबूत हम देते रहे। जब पनामा था और अकामा पे हमें सजा हो गई, दलील से बात सबूत तुसी कोई नहीं देते होंगे तो कुछ पता लगता ना। इत्थे भी तुसी यार अगर आप आपका यहाँ पे क्या- भी जवाब देते अगर- सर तो कुछ फर्क होता ना। अगर हमारे पास सबूत ना होते तो फिर हमें अकामा पे सजा ना होती। आपका अच्छा, जवाब है। अच्छा। दूसरा, अगर सर, अरशद आपने मलिक कतरी से खत दिया था, मियां साहब ना जाए ना उस एक तरफ सेकंड से। ना, एक सेकंड, अगर आपने अरशद मलिक से मुझे सजा दिलवानी है तो फिर तो मैं वो कबूल करने के लिए सर, तैयार सुप्रीम नहीं हूं। कोर्ट में तो अरशद मलिक नहीं था यार ना। एक सेकंड ना, एक सेकंड, कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि आला कोर्ट जो है एक फैसला करे और लोअर कोर्ट को ट्रायल के लिए भेजे और आला अदलिया का एक जज जो है वो मॉनिटर करेगा जेआईटी को भी और बाकी मामला को। बड़ी माजरत से, मियां साहब, क्योंकि फैसला आ चुका आप है। वही कर रहे हैं जो ये फवाद चौधरी साहब कहते हैं। अब ये ट्वीट है, उन्होंने, मैं उनको कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं सारे ऑपोजिशन लीडर के बयानात देखें, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक ने भी मेरिट पर केस में लगाए गए इल्जामात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ धमकियों पर जोर है। ऐसे नहीं चलेगा, पैसा वापस करो या जेल जाओ, चॉइस इज योर्स। इसका जवाब देता हूं। अगर मुनीब साहब आप पे एफआईआर हो जाती है झूठी, मुझे ये बताएं। मेरे मिसाल ना दो, मैं गरीब नहीं, आदमी। मैं गरीब आदमी तो शुरू करांगा, आप जैसे गरीब आदमी अगर बाहर आएंगे तो काम बनेगा। अच्छा। आप मुझे ये बताएं कि एक एफआईआर झूठी हो जाती है, कोर्ट क्या करेगी? भाई ट्रायल होगा ना, आप खुद और पहले ला को इन्वेस्टिगेशन समझते- भी होगा ना मियां और साहब। भाई इन्वेस्टिगेशन भी आपकी, एफआईआर करने वाला भी आप खुद हो, सारा वो प्रोसेस आप कर लिया, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। मगर ये जो तर्जमानों की फौज है जो आप सुनवा रहे थे अभी, इसका अगर मुनासिब समझे तो मैं जवाब दे लूं। मुझे ये बताएं कि एक अदारे के सैकड़ों अगर होते तो वो भी तर्जमान बन जाते। चंद जो वज़रा तर्जमान बने हुए हैं, कोई बंदा है इनसे पूछने वाला? और अगर पूछने वाला है तो इन पर मुकदमात होने चाहिए। दूसरा ये कहते जवाब हैं नहीं दिया ना, आपने जवाब नहीं दिया मेरिट के ऊपर। देखिए अदालत में केसेस बड़ी माजरत के साथ वो बड़कों पे यारों पे नहीं चलते ना, वहाँ मेरिट के ऊपर केस चलता है। कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ता है। अदालत बेल खारिज ना करती, प्री अरेस्ट बेल कंफर्म कर देती, कुछ ना कुछ तो अदालत ने भी देखा ना। नहीं मनीब, ऐसा नहीं होता। माजरत से जब आप केस बनाते हैं और इन्वेस्टिगेटर भी आप खुद होते हैं तो फिर मामलात मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, आज जो बात मैं कर रहा हूं, मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हम तो चोर डाकू लुटेरे थे ना बकौल इनके। जी। साल, 2 साल, 2.25 साल के अंदर मुझे ये बताएं कि इन्होंने अवाम के लिए कुछ रिलीफ का काम किया होता तो आज एपीसी करने की, आज बाहर निकलने की, आज फैसला को राउंड करने की हमें जरूरत न पेश आती। सब कुछ अवाम के लिए हो रहा है। दलीब अब्बास साहिबा, ये जरा आप समझिए, आप लोगों का भी जो प्रायोरिटी है वो ये है, वफाकी काबीना में भी इजलास में ये है कि जी नवाज शरीफ को वापस लाएं और कमेटी बन जाती है। इधर लोग सफ़र कर रहे हैं। ये देखिए कितना दर्द है अपोजिशन को कि ये उसके लिए उन्होंने एपीसी बुला दी, तकारीर की, अब एजेंडा सेट कर दिया। ये अवाम के लिए हो रहा है, ये अपने केसों के लिए नहीं कर रहे। आपको पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा। काश जो अवाम की कोई आवाज़ होती तो ये उठाते तो हम मानते भी। अब देखें कि नवाज शरीफ साहब ने वो जो माशाल्लाह तकरीर की, और वो जो होता है ना सच वो निकल आता है। उस तकरीर में उन्होंने एपीसी का एजेंडा सेट कर दिया, ये ऑपोजिशन भी कहती है। और उस तकरीर में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि ये इदारे जो हैं, सारा अटैक इदारों पे था। उन्होंने कहा जी इदारे जो हैं ये हमेशा से इलेक्शन मैनेज करते हैं, मतलब कि 3 इलेक्शंस इन्होंने फाइट किए तो वो भी मैनेज थे, 4 पीपल्स पार्टी ने किए वो भी मैनेज थे। और एंड में उन्होंने बड़ा साफ कहा, उन्होंने कहा हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला उनसे है जो उनको लेके आए हुए इदारों से है। तो ये जो एपीसी है ये सारी क्यों हो रही है? अवाम तो आप कहें 2 साल से हम हुकूमत में है, 2 साल से ये ऑपोजिशन में है, और ये 1.5 साल मुझे क्यों निकाला, मुझे जेल में क्यों डाला, उसी पे असेंबलियों में भी रोते रहे हैं, बॉयकॉट करते रहे और आज भी कर रहे हैं। हुआ क्या है? हुआ ये है कि इन्होंने फैटिव के दौरान असेंबलियों में हमें कहा जी कि ये देखें आप हमें ये नैब का 34 चीज़ें चेंज कर दें, नैब ख़त्म हो जाएगा, हमारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे।
हम आपको साथ देंगे। हमने ये एनआरओ देने से इनकार कर दिया। ठीक है। उसके बाद जुबैर साहब को भेजा 2 दफा एक हफ्ते के दौरान। अच्छा जी। 2 दफा भेजा। ठीक। वहां DGISPR का बयान है कि जी ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के केसेस डिस्कस हुए और उन्होंने कहा कि जी अदालतें इसको सेटल करेंगी। जब यहाँ से भी इनकार हो गया, वहां से भी एनआरओ नहीं मिला, फिर एकदम उबाल चढ़ा, APC हुई और उन्होंने ऐलान किया, ये आप दिखा दें दोबारा से स्पीच, कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। इन्होंने जंग डिक्लेयर की इदारों पे। इंडियन न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइंस दी, ठीक है, कि ऑपोजिशन लीडर अटैक सेज ही विल अटैक द आर्मी। ये हेडलाइंस मतलब इनकी यलगार इदारों के खिलाफ है। आपका ये कंसिडर्ड ओपिनियन है और ये आप साबित कर सकती हैं। इट इज अ फैक्ट। फैक्ट, ठीक है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ऐलाने जंग की है। ठीक है। आपके मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने ऐलान जंग किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस सारे मामले में उनकी तायीद क्या मौलाना फजल रहमान साहब उसी हद तक कर रहे हैं? हाफिज साहब जरा इस पर थोड़ा सा बताइएगा मुझे। वैसे तो देखे नैब ने आज वजाहत जारी की है कि उन्होंने आपको बुलाया है मौक़िफ़ मालूम करने के लिए नैब खैबर पख्तूनख्वा में। वो कुछ खबरें चल रही थी पिछले 8-10 रोज़ से और उसमें कहा जी कि मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ नैब खैबर पख्तूनख्वा इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन उन्होंने के मुताबिक कुछ मालूम करने के लिए मौलाना साहब को तलब किया है। तो यकीनी तौर पर कुछ आपके लिए अच्छी खबर होगी कि अभी इंक्वायरी शायद स्टार्ट नहीं हुई, अभी सिर्फ मालूमात लेने के लिए बुलाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब भाई। बात यह है कि आप जिस नेब के बारे में बात करते हैं उस नेब के बारे में जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ रोज़ अव्वल से वाज़ेह है और नेब के बारे में 3 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें साकिब निसार साहब, खोसा साहब और आज का गुलजार साहब, नेब के बारे में उनकी राय आपके सामने है कि नेब किस किस्म का इदारा है। वो इंसाफ के लिए बना है या सियासी इंजीनियरिंग और इंतकाम के लिए बना है ये इदारा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये नेब कौन सी नेब है और हुकूमत में मुसल्लत किए हुए लोग जिसको आप सियासी ज़बान में अक्सरियत लोटों की है, अच्छा जी, जिसको आप डेमोक्रेसी के बजाय लोटाक्रेसी कह सकते हैं। अच्छा, तो लिहाजा उनकी हुकूमत है और ये सारे वो लोग हैं कि मुशर्रफ के ज़माने में उनके कैबिनेट में भी थे, अक्सरियत वो है और मुशर्रफ खालिक है, बुनियाद रखा है इस एहतसाब का और नेब का, जिसके ज़रिए उन्होंने मुस्लिम लीग नून से काप उन्होंने जन्म दिया, पीपल्स पार्टी से पेट्रियाट और मिलत पार्टी। फिर वही लोग जिनके ख़िलाफ़ केसेस थे, कोई वज़ीर आज़म बना, कोई नायब वज़ीर आज़म बना, कोई पता नहीं क्या क्या आला, वही सारे लोग आज कैबिनेट में बैठे। और इमरान खान मौलाना भी तो साथ थे ना मुशर्रफ साहब के। मैं आ रहा हूँ इस पर, मैं आपका जवाब दूंगा। तो ये जो सारे लोग बैठे हैं इसमें इनका जो सरबराह है इन तमाम लोटों का जो सर है इमरान खान साहब, वो इस झूठे सरकार की नहीं, वो PTI का प्राइम मिनिस्टर है, जमीयत उलमा इस्लाम का और 11 अपोजिशन जमातों का प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो। अच्छा। नहीं, ये कौम का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर है। लिहाजा वो जो बैठे हुए हैं, वो जो तशरीफ़ फरमा है, वो ख़ुद 12 अक्टूबर 99 के coup में शामिल थे मुशर्रफ के साथ रेफरेंडम में। लिहाजा ये तसलसल है उस एहतसाब का, क्योंकि इस कैबिनेट में और इस सरबराह कैबिनेट में मुशर्रफ की रूह है। लिहाजा इस मुल्क पर आज भी जनरल मुशर्रफ की रूह मुसल्लत है। वो नेब को इस्तेमाल करते थे सियासतदानों के ख़िलाफ़, और इनकी जो रूह और साया है ये भी नेब को इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी क़ियादत के ख़िलाफ़, खो असफ अली ज़रदारी साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो या मौलाना फजल रहमान साहब हो, मुझे जो भी हो। ये थोड़ा बताइएगा। ये अभी अंदलीब अब्बास साहिबा ने फरमाया कि ये यलगार है कौमी इदारों के खिलाफ। हमारे अफसर, जवान, सिपाही, कल भी मैं आपको पता होगा एक यंग कैप्टन है, उन्होंने
उनको वो भी शहीद हुए। जो जहाँ आवाम में इतनी मोहब्बत है, ये अफसर ये जवान शहीद होते हैं, वहाँ पर इदारों के हवाले से जब इस तरह की तकारीर आती हैं तो लोगों में बड़ा गम और गुस्सा आता है। ये तो इदारों पे यलगार है, हुकूमत भी ये कहती है और कहती है भारत बड़ा खुश है मियां नवाज शरीफ की तकरीर से। आप मियां नवाज शरीफ की तकरीर को मनोअन सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? देखिए मुनीब भाई के पास मुझे बताइए, 2 साल में आवाम के लिए इनके पास किरदार और काम के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से ज़रा बराबर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक ही काम है, अपोजिशन को दबाना, जेल में डालना, हथकड़ियाँ डालना, बेतौकीरी करना, उनकी तजलील करना। ये उनका काम है। दूसरी बात ये, जब ये दबाव में आते हैं फिर ये हमारे मुक़द्दस इदारे फ़ौज का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को सहारा देते हैं। ये तो यलगार है फ़ौज पर, ये तो यलगार है इस्टेब्लिशमेंट पर। तो फिर मुझे जवाब दीजिए, अमेरिका में बैठ के ये किसने कहा कि अलकायदा को ट्रेनिंग ISI ने दी? ये किसने कहा? ये किसने कहा कि तालिबान को किसने यूटिलाइज किया और किसने ट्रेनिंग दी? ये कौन था? और ये कौन था जो ईरान में बैठ के सदर रूहानी के साथ के पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के तौर पर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? ये कौन था? ये साहब कौन था? ईरान में, इंडिया में आज भी वो क्लिप आप चलाई है, आज अभी चलाई है, और आवाम की अदालत में उनका एक शो है, उसमें वो बैठे हैं, वो हमारे इदारों के बारे में वो क्या कहते हैं। तो जब वो उधर बैठ के अमरीका बहुत से बयानात हैं, वज़ीर आज़म, ठीक देखिए, बैसत वज़ीर आज़म वो बैठ के अमरीका में क्या कहते हैं, इंडिया में क्या कहते हैं, ईरान में क्या कहते हैं, क्या ये यलगार नहीं है? अच्छा चले, मैं इसका जवाब साहिबा से ले लेता हूं। मैं एक बात, एक जुमला मुझे अर्ज करने दीजिए, एक जुमला मुझे अर्ज करने दीजिए। देखिए, ये जो गैर एलानिया तर्जुमान है, जो गैर एलानिया स्पोक्समैन है, पिंडी का ओल्ड बॉय, ये जो गेट नंबर 4 का एजेंट है, ये किसका तर्जुमान है? उन्होंने इस एक हफ्ते में फौज को कितना बदनाम किया, कितना घसीटा, ठीक है, कितनी बेतौकीरी की उसकी, ठीक, जितना इन लोगों ने फौज की बेतौकीरी की, तरफ से तो ये कहा जाता है कि अभी सियासत में ना घिसड़े। मैं अंदलीब अब्बास साहिबा से जवाब लेता हूँ। मियां साहब भी हमें बताएंगे, हम अपने मौलाना साहब भी हमारे साथ हैं, ब्रेक लेते हैं हमारे साथ। अंदलीब अब्बास साहिबा, ये बड़ी लंबी चार्जशीट लगा दी, ये इतना जरा क्विकली जवाब दीजिएगा मुझे, फिर मैं मियां साहब के पास जाऊंगा। देखिए, आपका सवाल क्या था? आपका सवाल ये था कि क्या आप नवाज शरीफ के मौक़िफ़ से अग्री करते हैं कि हमने इदारों को, हमारा मुकाबला इदारों के साथ है? आपको उनका जवाब मिला कि जी ये करते हैं, वो करते हैं, इदारों को इन्होंने घसीटा। इसका मतलब है कि अभी भी फूट पड़ गई है। ये कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ ने APC में एजेंडा दिया है कि हमारा मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं, हमारा मुकाबला इदारों के साथ है, ये उससे अग्री नहीं करते। ये उससे उस बयानिए से फर्क है। अच्छा। तो आपका सवाल आपने किया, जवाब इन्होंने ये दिया, इसका मतलब है अभी APC में फूट पड़ गई है। और आपको पता है कि PMLN के अंदर भी लोग हैं जो कि बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते कि जी ये होना चाहिए बयानिया। बहुत सारे, जैसे मरियम ने खुद माना, मरियम ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि हाँ जी, शहबाज शरीफ जो हैं वो मफाहमत की सियासत करना चाहते थे, वो ये उनका अपना है, लेकिन चूंकि वो भाई की बात मानते हैं इसलिए वो भाई की बात मानेंगे, और जो लोग अग्री नहीं करते वो ठीक है, हमने तो मना कर दिया है कि वो जाके ना मिले। अभी के वो जुबैर को भेज चुकी थी और जुबैर साहब मिन्नते कर चुके थे और वहां से इनकार हो गया हुआ था। तो असल चीज ये है कि नवाज शरीफ साहब ने डिक्लेयर किया, और आप वो दिखा दें स्पीच, आप स्पीच दिखा दें इनको, ताकि इनको पता लग जाए कि मैं तो कोट कर रही हूँ उनको। उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला उनसे है जो उनको लेके आए। ठीक है, मैं सवाल ही कर लेता हूँ। आपने बयान किया, मैं सवाल ही कर लेता हूँ। मियां साहब, सबसे पहले तो वो बोझ आप उठा सकते हैं मियां नवाज शरीफ के बयानिए का? क्योंकि वो कह रही है, मरियम साहब ने कहा था हर एक नहीं उठा सकता। पूरी कौम उठा रही है, पूरी कौम उठा रही है। कौम, इसकी वजह आपने 2-3 बातें की हैं, मैं अगर इजाज़त दे दूँ तो मैं तेज़ी से उसका जवाब दे लूँ। पहली बात तो यह है कि सरहदों पर खड़े जवान जो हैं, जो हिफाजत करते हैं रियासत की, जो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं पाकिस्तानी कौम को, वो सारे की सारी कौम उनको सलाम करती है, हम समेत।
नंबर है। अब आ जाए नवाज शरीफ का मौक़िफ़। नवाज शरीफ ने गलत क्या कहा है? मुझे आइन कानून से हटकर कोई एक लफ्ज़ बता दिया जाए जो नवाज शरीफ ने कहा और डिमांड की हो। दूसरी बात एक ये बार बार कहती हैं कि नवाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन मैनेज होते हैं, क्या गलत कहा है? पर ये आप फिर एतराफ़ भी करें ना कि आप भी मैनेज इलेक्शन अगर भाई आपके लिए कोई करता है तो मेरे लिए भी करता है, तो वो भी गलत है, आपके लिए भी गलत है। क्या गलत मैंने कहा? भी गलत है भाई मैं कहता हूं कि 70 सालों में इन्फ्लुएंस है, होता है, थोड़ा है, ज्यादा है। हम कहते हैं कि ना मेरे लिए करो ना आपके लिए करो। दूसरा मैं एक अर्ज करूं, ये कहते हैं कि आईनी हदूद में रहते हुए अगर हम कोई कहते हैं कि अदारे अपनी आईनी हदूद में रहें तो इसमें हम गलत डिमांड क्या करते हैं? तीसरा में इन्होंने कहा ज़ुबैर बार बार मिलते रहे, ज़ुबैर ने वजाहत कर दी, वो जाने और ये जाने। तीसरा इन्होंने कहा कि हमने तो नहीं कहा कि ऐलान जंग हम करते हैं, हम कहते हैं कि सिर नाफरमानी करो। हम तो नहीं ये कहते कि बिजली और गैस के बिल ना दो। हम तो नहीं कहते कि हुंडी के ज़रिए पैसा भेजो। हम तो नहीं कहते कि पीटीवी पर और पार्लियामेंट पर हमला कर दो। मगर ये बताएं कि अदारों के मतलब ये जो गुफ्तगू करते रहे इंडिया में बैठ के, इंडियन एजेंसी की मौजूदगी में इमरान खान करते रहे, क्या वो ऐलान जंग नहीं था? फिर मैं ये सवाल करता हूँ अगला, वो तो क्लिप मौजूद है ना, वो उन्होंने गलत, अगर उन्होंने गलत किया मियां साहब तो किसी भी करना है ना। हम क्या कह रहे हैं? हम ऐलान जंग जिसको ये कहते हैं, हम डिमांड कर रहे हैं कि आइन कानून की बालादस्ती हम पाकिस्तान के अंदर कायम करना चाहते हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है। दूसरा, एक बार बार वो पिंडी वाला जो वजीर है उसके मतलब कहा जाता है, वो कहता भी है बार बार, पहले ये कहते थे आजकल वो कह रहा है, वो कहता है कि एनआरओ मांगते हैं। अगर हिम्मत है तो बताए कि एनआरओ देता कौन है और मांगता कौन है? अच्छा, डिमांड करते हैं हम, पाकिस्तानी कौन डिमांड करती है? और आखिरी बात इस हवाले से मैं ये अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत में कि अगर पूरी पाकिस्तानी कौम, जिस तरह मैं ये कह रहा हूं कि आप कहते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर का बोझ उठाएगा कौन? नहीं, क्योंकि मरियम बीबी ने खुद कह दिया ना कि सारे नहीं उठा सकते। इसका मतलब बात दुरुस्त है, लोग हैं जो नहीं उठाते। यार बात दुरुस्त है, सारे तकड़े कंधों वाले नहीं होते। क्यों? इसलिए कि हम कहते हैं कि ये बयानिया मुस्लिम लीग नून का बयानिया नहीं रहा। शहबाज शरीफ साहब के कंधे ये बयानिया पूरी पाकिस्तानी कौम का बयानिया है। डिमांड है कि 1.5-2 सालों में पाकिस्तान की मैशत तबाह हो गई है, पाकिस्तान का बुरा हाल है, लिहाजा हमें इससे जान छुड़ानी है। शहबाज शरीफ साहब के कंधों का पता नहीं है वो क्या हाल है, वो ये बोझ उठा सकते नहीं। हाफिज साहब आखिरी पॉइंट नहीं, वो मेरा वक्त खत्म हो गया। हुकूमत आखिरी बोझ अगर उठा सकती है बोझ, क्या नवाज शरीफ आने वाला है उसका बोझ उठा लेगी? अच्छा, नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं? नवाज शरीफ आ रहा है। कब आ रहे हैं? ये इनको पता चलेगा कि जब पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी, ये गिरफ्तारियां करते जाएंगे, नवाज शरीफ लीड करने के लिए आएगा। यानी कि ये गिरफ्तारियां कर लें, यानी कि नवाज शरीफ साहब जब आप समझेंगे कि मुस्लिम लीग की लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया है, अपोजिशन की लीडरशिप को गिरफ्तार कर लें, नवाज शरीफ लीड करने के लिए आएगा। अच्छा, अंदलीब साहब ये क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। हाफिज साहब मुझे बताएंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क उनका होगा। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो आप जरा वो कमेटी जो है उसको रोक के रखें, खुद ही आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। आप देखें ये कितने शर्म की बात है। होता है लीड फ्रॉम द फ्रंट, के लीडर वो होता है जो कहता है मैं सबसे पहले चलूंगा, मैं गोली खाऊंगा। नवाज शरीफ साहब वहां पहले करते रहे और कह रहे हैं कि तुम लड़ो मरो, जब सारा कुछ हो जाएगा मैं हमेशा की तरह इक़्तिदार असी मरने ना त्यानू तो नहीं मार रहे ना, असी मरने लिए तैयार हैं। आपको तो नहीं मार रहे। मैंने बीच में बात नहीं की, मियां साहब मैंने बीच में बात नहीं की, मुझे अपनी बात खत्म करने दे। तो ये अल्ताफ हुसैन मॉडल है, मतलब इनके वर्कर्स क्या कह रहे होंगे कि ये हर दफा बाहर भाग जाता है, पहली बात। दूसरी बात वही है कि इन्होंने खुद ही इतराफ़ जुर्म कर लिया। इन्होंने कहा जी हर दफा हम 3 दफा मैनेज होके आए हैं और पीपल्स पार्टी 4 दफा मैनेज होके आई है। वो तब बिल्कुल ये सारे इदारे ठीक थे, सब कुछ फाइन था, वक्त नहीं खड़े हुए। अब चूंकि इदारे इनका साथ नहीं दे रहे और इनको इक़्तिदार नहीं मिला, अब ये कहते हैं जमहूरियत है और आइन है। ठीक है, ये जमहूरियत कि इन्होंने अपनी इक़्तिदार ठीक है। मैं जरा हाफिज साहब के पास लगो, मियां साहब ने बता दिया जी अब आ रहे हैं
मियां नवाज शरीफ साहब। हाल साहब तैयार हैं सर आप? ये हुकूमत शायद पता नहीं मौलाना साहब को गिरफ्तार करे, कुछ भी कर सकती है। अभी शफकत महमूद साहब फरमा रहे थे कि बड़े संगीन इल्जामात हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब पे, तो इस हुकूमत का आप कुछ बिगाड़ सकते हैं? पहले भी तो आए थे, कोशिश तो हुई थी। देखिए मुनीब भाई, ये जो मैंने आपको कहा, ये जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, क्या इनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात नहीं है? ये किस किस्म का मदीने की रियासत है? ये किस किस्म के मदीने की रियासत है? ये जो मालूम जबक केस है करप्शन का, ये किसके खिलाफ है? फार्म फंडिंग केस किसके खिलाफ है? ब्लेंड ट्री ग्रेन जो मंसूबा है ये किसके खिलाफ है? BRT में जो है ये किसके खिलाफ है? चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, गंदम करप्शन, अद्वियात करप्शन, हेलीकॉप्टर करप्शन, सलाई मशीन। यार सलाई मशीन 60 अरब रुपए हमारे गलियों में कुछू में खवातीन, बूढ़ी खवातीन चलाती है सलाई मशीन। 60 अरब रुपए सलाई मशीन। ये कहाँ है बनी गाला में? यार मुझे भी एक सलाई मशीन दे दे, हमें भी एक सलाई मशीन। मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब मौलवी हूँ, मुझे भी एक सलाई मशीन दी दे। ये किस किस्म की सलाई मशीन है? अगर आपको मिल जाए मुझे भी एक दे देना। एक सलाई मशीन हमें भी दे दे, एक मियां जावेद साहब को भी दे। नहीं भाई, आपको नहीं देंगे, मुझे दे दे बस। मैं और जहाँ तक एक बात उन्होंने फौज की बात की, मुनीब भाई मैं फौज की बात करता हूँ। देखिए जो सियाचिन में करें, जो बाउंड्री पे करें, जो LOC पे करें, जो पहाड़ों में करें, कौम की और मिल्लत की और जोग्राफिया की हिफाजत करते हैं, उसको हम यहाँ से एक बार नहीं 1000 बार सलूट करते हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं जी। अब वो आएंगे तो शायद हुकूमत उन्हें भी गिरफ्तार की, या वो वाकई गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि वो कम अज़ कम अदालती मामलात के हवाले से तो मफरूर हैं कानूनी तौर पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। अपने मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। वापस आएंगे, सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक लेते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर आपको शामिलियत कहते हैं। सियासी माहौल कुछ भी हो, तज्जिए की बहुत अहमियत है, और अगर वो तज्जिया हो और तबसरा हो जनाब सोहेल वड़ाइच साहब का, तो क्या ही बात है। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क काफ़ी जनाब सोहेल वड़ाइच साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले वड़ाइच साहब, अगर क्योंकि इसके ऊपर बहस बहुत हो रही है, बहुत से मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं, उनका नुक्ता नज़र ये है कि शायद ये जो कुछ भी हुआ है, ख़ास तौर पर शहबाज साहब की दूसरी दफ़ा गिरफ्तारी, ये किसी न किसी तरह लिंक्ड है सेनेट के इंतखाबात से, या जो बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं उससे। गिलगित बल्तिस्तान तो शायद ज़रा बहुत दूर की बात लगती है। ये एक तासुर ज़रूर इसने जन्म लिया है और उस पर बात भी हो रही है। क्या आपके नज़दीक ये किसके ज़रिए हो रहा है, या वाकई एहतसाब का बयानिया हुकूमत जेनविनली आगे बढ़ा रही है? वज़ीर-ए-आज़म ने आज भी कहा कि हम बिला तफरीक एहतसाब कर रहे हैं, और वाकई फिर ऐसा मवाद है शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ के केसेस बाकायदा तौर पर ऐसे ही आगे जा रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है दोनों बातों में वज़न है। पहली तो बात यह है कि अपोजिशन को ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर मार्च में होने वाले जो सेनेट के इंतखाबात हैं, अगर वो होने दिए गए और इसी तरह मामला चलता रहा और अपोजिशन हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, तो फिर मामला अपोजिशन के हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा, और मैं अपना इमरान खान साहब के लिए अपनी मैंडेट पूरा करना, अपनी मुद्दत पूरा करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। ये पहली सपोजिशन है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब भी निचले नहीं बैठ रहे। देखें, गुजारिश ये है कि अगर इमरान खान साहब को ये मैंडेट मिला है कि वो एहतसाब करें, तो दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उसको भी तो कोई कम मैंडेट नहीं मिला। हुकूमत तो बड़ी मुश्किल से मांगे तांगे के सीटें लेके तो हुकूमत बनी है। तो इसलिए ये कहना कि कोई पाकिस्तान की कसीर आबादी ने इमरान खान को ये मैंडेट दे दिया है कि वो जिसका चाहे एहतसाब करें, जिसको चाहे जेल भेज दें, ये भी नामुनासिब बात है फिगर्स को अगर सामने रखें, क्योंकि आदादो शुमार के मुताबिक जो है उनकी कोई सीटें इतनी नहीं हैं कि ये कहा जाए कि 2/3 अक्सरियत ने ये फ़ैसला दे दिया है, या बड़ी भारी अक्सरियत ने फ़ैसला दे दिया है। अब सवाल ये आ गया है कि अपोजिशन ने ये फ़ैसला किया कि बजाय इसके कि हम पिसते रहें, हम गिरफ़्तार होते रहें, हमें एहतसाब का निशाना बनाया जाता रहा, बजाय इसके हम खड़े हों और कोशिश करें कि हुकूमत को किस तरह से रोका जा सकता है। तो उनकी तो ये कोशिश थी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी,
कि कोई रिकन्सिलेशन नहीं है, कोई लेजिस्लेशन पे मशवरे नहीं है, अपोजिशन को लेट डाउन, अपोजिशन से वज़ीर आज़म मिल भी नहीं रहे। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के पास कोई और रास्ता भी नहीं था सिवाय इसके कि वो एक मज़ाहमती और जहाराना रवैया जो है वो इख्तियार करते, और उन्होंने वही किया। दूसरी तरफ हुकूमत ये समझती है कि अगर हमने अपोजिशन को थोड़ा सा रिलैक्स भी कर दिया, हमने इनके ऊपर से थोड़ा सा हाथ उठा लिया, मुनज़्ज़म होके हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करेंगे और हमें गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए हुकूमत ने भी पूरा अपना स्पीड पे पाँव रख दिया है और शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर दिया है, जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी केसेस को तेज़ कर दिया है। तो दोनों तरफ मेरा ख्याल है कि कोई अक्लमंदी या दानिश या वो जो जिसको सियासत कहते हैं वो नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, और इसका नतीजा ये होता है कि दोनों ही फिर नीचे आ जाते हैं। इसका नतीजा ये होगा, 70 की दहाई मेरे सामने है कि जब आप अपोजिशन सारी को अंदर बंद कर देते हैं तो फिर अपोजिशन ज़ाहिर है उसके पास कोई रास्ता नहीं है, साजिश करेगी, आपको गिराने की कोशिश करेगी, हर तरह से हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश करेगी। और पाकिस्तान में तो चंद हज़ार लोग हुकूमत को क्रिपल कर देते हैं, तो अच्छा। ये तो करोड़ों वोट लेने वाली पार्टियाँ हैं, तो इसलिए मुश्किल नहीं है ये इनके लिए अगर ये इस पे आ गए तो। बड़ा साहब, ये शायद महसूस किया हो आपने, अब ठीक है, शहबाज शरीफ साहब के गिरफ्तार होने के बाद ही सही, एक नवाज शरीफ साहब ने APC में तकरीर की, गो के बहुत से मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहते हैं कि वो बगैर मशावरत की थी, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को भी उसके मदरजात का नहीं इल्म था। लेकिन बहुत कुछ कहा गया है, यानी कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखें तो उसमें पहले जो नाम या बातें ढकी छुपी होती थी अब वो खुल्लम खुल्ला कही जाती हैं, खुलकर कही जाती हैं। अगर ये मफाहमत अब ख़त्म हो गई और मज़ाहमत ही है तो इसका नतीजा मुस्लिम लीग नून के लिए ज़रा क्या निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मज़ाहमत बर्दाश्त की जाएगी और किस हद तक की जाएगी? ये दुरुस्त है आपकी बात, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी ऑप्शंस वे की होंगी। मुस्लिम लीग नून तो देखे सज़ा भुगत रही है, शहबाज शरीफ ने मफाहमत के बावजूद जेल चले गए, हमज़ा 1 साल से जेल में है, तो शरीफ फैमिली तो अब समझती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरियम जेल जा सकती है और शायद उसके लिए वो तैयार हैं। नवाज़ शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये सोच समझ के किया। दूसरा ये है कि अगर वो कुछ भी ना करें तो मेरा ख्याल है कि उनके वोट बैंक को नुकसान पहुंचता। अब इतना वक्त गुजर चुका था उनकी खामोशी को, अगर ये खामोशी का कुफल ना तोड़ते तो मेरा ख्याल है कि इन पर ये सवाल उठने शुरू हो जाते कि इन्होंने डील कर लिया और हमेशा के लिए चुप हो गए। ठीक, अच्छा बड़ाइच साहब, पूरी अपोजिशन के हवाले से ख़ास तौर पर देखे जाए, अब ज़्यादा जो मामलात हैं वो यही देखे जा रहे हैं कि जी दोनों ऑप्शंस हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, हम इस्तीफ़े भी दे सकते हैं। अब आगे सेनेट का इंतखाब भी करीब करीब है, आपको ज़्यादा आपके तज्ज़िये में अपने तजर्बे की निगाह में बताइएगा क्या लगता है, ये अपोजिशन क्या इस्तीफ़ों की तरफ ज़्यादा माइल होगी या ये एवेंचुअली वही लॉन्ग मार्च जो 26 रकात में लिखा हुआ है कि हम जनवरी 2021 में एक लॉन्ग मार्च करेंगे, उसकी तरफ आपको मामला जाता हुआ नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है मुनीब साहब, एक सियासत के अदना तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूँ पहले अपनी ऑप्शंस वे करेंगे। मेरा ख्याल है कि जब जलसे होंगे पहली सूरत में, जो कि पहली स्टेज है इनकी, उसमें इन्हें अंदाज़ा होगा कि अवाम क्या बिफरे हुए हैं, अवाम की किस हद तक उन्हें सपोर्ट है। अगर तो अवाम की सपोर्ट हुई तो फिर तो डेफिनेटली ये आगे बढ़ते जाएंगे और हो सकता है लॉन्ग मार्च तक जाएं। बड़ा साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, आपकी नज़र से गुजरा होगा, कुछ दिनों से आ रहा था कि मौलाना को तलब कर लिया है नैब ने। आज नैब ने वजाहत जारी की कि नहीं, वो हमने उन्हें एक इंक्वायरी हो रही है उसके हवाले से मौक़िफ़ जानने के लिए उन्हें मदऊ किया है। मौलाना का बड़ा जारहाना स्टांस रहा है इस हवाले से। क्या हुकूमत को इस बात का इदराक है? बेशक वो तमस्कर उड़ाते हैं मौलाना का कि वो आए थे जी, बैठ के चले गए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए हमारा। मौलाना अगर इन दोनों जमातों यानी अपोजिशन की दोनों जमातों के साथ हैं और कुल्ली तौर पर अगर है, तो ये थ्रेट है हुकूमत के लिए आज भी या नहीं? देखिए, इस वक्त हमारे यहाँ जब से कि नई पॉलिटिक्स शुरू हुई है, अब बड़े बड़े क्राउड्स नून लीग या पीपल्स पार्टी के उस तरह जलसों में नज़र नहीं आते, या उस तरह मज़ामती क्राउड नहीं है वो, ना पीपल्स पार्टी के पास ना नून लीग के पास। शायद क्राउड पुलर तो हम अब भी हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के पास जो फोर्स है वो मज़ाहमती ताकत भी बन सकती है। वो मदरसों के
बच्चे हैं, वो उलमा हैं, वो सड़कों पर आकर मज़ाहमत भी कर सकते हैं। अगर ये तीनों फोर्सेस मिल जाएं तो बड़ा पोटेंशियल थ्रेट है। फिर मेरा ख्याल है कि अगर वाकई वो सीरियस हो के ये तीनों आ जाएं तो फिर हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि ना लॉ आर्डर कंट्रोल कर सकेगी, ना हुकूमत बच सकेगी। लेकिन फिर मैं वही गुजारिश करूँगा कि उस स्टेज तक जमहूरी ताकतों को जाना नहीं चाहिए कि ताकत से या आवाम के हजूम से हुकूमतों को ख़त्म किया जाए। ये इमरान खान साहब का धरना भी गलत था और जो मौलाना फजलुर रहमान का धरना है वो भी गलत है, और आइंदा भी जो धरने होंगे वो गलत होंगे। ये एक परसर इक़्तिदार सियासी जमात को जो कि वोट लेके आई है उसको क्राउड से या उसको हजूम से हटाना, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई जमहूरी रवायत को मजबूत करेगा। बड़ा साहब, अब एक फीलर मिल जाता है अपना शेख रशीद साहब की बातों से। वो कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बातें वही पुरानी थी लेकिन उन्होंने खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर लताड़ा मियां नवाज शरीफ को सारी और अपोजिशन भी बीच में ही आ गई। इस्तीफ़े अगर ये दिए जाते हैं, क्योंकि वो शेख रशीद साहब की बात सुने तो वो कहते हैं जी झाड़ू फिरने वाला है, ये दिसंबर जनवरी तक सब साफ हो जाएगा। लेकिन अगर इस्तीफ़ों की नौबत आती है तो क्या मुस्तकबिल होगा ये आने वाले सेनेट के इंतखाबात का, और क्या अगर ये वो जो एन ब्लॉक रेजिग्नेशन दे दिए जाते हैं तो क्या ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत करा सकती है? क्योंकि ये कहा गया है कि हम करा देंगे ज़िमनी इंतखाबात और एक भी सीट नहीं मिलेगी अपोजिशन को। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन होगा। अगर अपोजिशन ने इस्तीफ़े दे दिए तो फिर हमें इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, फिर और कोई रास्ता नहीं होगा। जो मर्ज़ी हुकूमत कहती रहे, इतनी बड़ी भारी तादाद में इस्तीफ़े, चाहे इनमें से आधे भी दे दें तो फिर भी मेरा ख्याल है कि अब पार्लियामेंट को चलाना, और फिर इसके बाद जो हालात पैदा होते हैं ना, ये सिर्फ इस्तीफ़े नहीं होते, साथ साथ वो अवामी इज्तिमात कर रहे होंगे, रैलियाँ निकाल रहे होंगे, जलसे कर रहे होंगे, बदअमनी होगी, लोग गिरफ्तारियाँ दे रहे होंगे, तो उसके साथ साथ इस्तीफ़े होंगे तो कैसे मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए होता है कि वो लॉ एंड आर्डर बरकरार रखे, वो सुकून फराहम करे, अमन फराहम करे। लेकिन ये हुकूमत को समझ नहीं आती, ये खुद इंतशार पैदा करती है, खुद लड़ाई झगड़े पैदा करती है, गिरफ्तारियां पैदा कर। शहबाज शरीफ क्या कर रहे थे? घर पे बैठे थे ना, उन्होंने एक भी रैली से खिताब नहीं किया, उन्होंने एक भी जलसे के लिए नहीं गए, वो किसी शहर के दौरे के लिए नहीं गए सिवाय कराची के, और कराची में भी बारिशों के आफत के हवाले से। तो अब जब गिरफ़्तार करेंगे तो ज़ाहिर है जज्बात भड़केंगे। अब जब मरियम निकलेंगी तो डेफिनेटली क्राउड होंगे, और फिर आपको या उन्हें गिरफ़्तार करना पड़ेगा तो या फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत में कोई संजीदा फ़िक्र जो है वो लोग बैठें और नॉर्मल की तरफ लेके जाएं। जितना एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे उतने हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होते हैं। अपोजिशन को तो लॉ एंड आर्डर से, या अपोजिशन को तो इसमें फ़ायदा है ज़्यादा इंतशार हो, झगड़ा हो, लड़ाई बढ़े, इसमें उनका स्कोप बढ़ेगा। हुकूमत को फ़ायदा है कि इस वक्त इकानमी तरक्की करे, ग्रोथ हो, और उसके लिए सुकून और अमन चाहिए। जी बड़ा साहब, अब टुवर्ड्स द एंड सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो बहस है जी कि हर दफ़ा कहा जाता है जी बस ये नून है जी, मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग शीन है, ये इस गिरफ्तारी के बाद और इतने जारहाना मौक़िफ़ के बाद जो कि आप सामने आ गया, किसी भी नतीजे में आया, उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है इस डिबेट की कि जी नून में से शीन निकलेगी या शीन में से नून निकलेगी? मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के होते हुए तो ये मुमकिन नहीं है। उनकी आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, वो मिल के चलते हैं, एक मुफाहमाना सियासत की बात करते हैं, एक निज़ामती सियासत की बात करते हैं, और जब वक्त आता है तो वो दोनों मिल के सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। गुड काप बैड काप उनको सूट करता है, और इस वक्त मुफाहमाना सियासत का स्कोप ख़त्म हो गया तो निज़ामती सियासत शुरू हो गई। बड़ा साहब सर, आखिरी सवाल, ये वज़ीर-ए-आज़म को जो भी मशवरे दिए जा रहे हैं या जो मौक़िफ़ है उनका, ये आपके नज़दीक उनका अपना बिलीफ है कि भाई ये जो लोग करप्ट हैं इनको बंद करना है तब मुल्क ठीक होगा, या ये एक और मौक़िफ़ है कि नहीं जब तक इन लोगों की सियासत ख़त्म नहीं होगी हमारी सियासत आगे नहीं जा सकती? मेरा ख्याल है कि हो सकता है बिलीफ हो, लेकिन देखना चाहिए ना, भुट्टो साहब के ज़माने में इतनी गिरफ्तारियां हुई थी अपोजिशन की, उसके बाद कभी पूरी 70 के बाद फिर किसी गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया। जब आप अपोजिशन को गिरफ़्तार करते हैं तो पर्सनल लड़ाइयाँ हो जाती हैं, पर्सनल अनाज पैदा हो जाता है, और फिर
आपकी हुकूमत जब ख़त्म होती है तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, जैसे कि भुट्टो साहब को भुगतने पड़े। तो खान साहब को माजी से सबक लेना चाहिए, और अगर उनका बिलीफ भी है तो पाकिस्तान के मफाद की खातर के जिसमें अमन, सुकून, तरक्की और आगे बढ़ना है, उसको मद्देनज़र रख कर अपनी जो एहतसाब की तलवार है उसको इतनी तेज़ी से ना चलाएं कि सारे ही ज़ख्मी होकर गिर पड़ें और फिर वो बैठे बैठे अपने एक तरफ ज़ख्मों पे हाथ फेरें और दूसरी तरफ इन पर तीर चलाएं। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब सोहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।